नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें हमने आपके पिछले लेक्चर कवर कर दिया। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.5। दोस्तों, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। सो दोस्तों, इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना है और कई चीज़ों को समझते रहना है। सो दोस्तों, आज की हमारी पहली हेडिंग क्या है? संक्रमण धातुओं के कुछ यौगिक। अभी तक हमने दोस्तों ये पढ़ा था कि हमको इस लेसन में पढ़ना क्या था, डी ब्लॉक के तत्व पढ़ने थे और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने थे। सो दोस्तों, हमने सबसे पहले आपसे ये कहा था, पहले हम किसके लिए बात करेंगे? डी ब्लॉक के तत्वों की बात करेंगे। सो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको ये बताया कि डी ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, आवर्त सारणी में कहाँ होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सो दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाया है और डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब संक्रमण तत्वों के कुछ यौगिक भी हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। सो दोस्तों, वो यौगिक हमको कौन से पढ़ने और कितने प्रकार के हमको संक्रमण तत्वों के यौगिक पढ़ने हैं? सो दोस्तों, केवल 2 यौगिक पढ़ने हैं। कौन कौन सा पढ़ना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ना है और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ना है। यानी इनको हम पहले बनाने की विधियां वगैरह पढ़ेंगे, इसके बाद इसका भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़नी है। कौन कौन से यौगिक पढ़ने हैं दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ना है और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ना। सो दोस्तों, वही हेडिंग लिखा हुआ संक्रमण धातुओं के कुछ यौगिक, यानी कितने यौगिक पढ़ने हैं? 2 यौगिक। आइए दोस्तों, लिखते हैं उन दोनों यौगिकों के नाम। सो दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया, कितने प्रकार के यौगिक आपको पढ़ने हैं? केवल 2 प्रकार के। पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा यौगिक हमको पढ़ना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बात करते हैं सर, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। कितना होता है? KMnO4। ये क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों K2Cr2O7। ये फॉर्मूला किसका है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का है। ये वाला फॉर्मूला किसका है? पोटेशियम परमैंगनेट। Mn क्या होती है? मैग्नीज होती है। O फॉर ऑक्साइड, K फॉर पोटेशियम। यहाँ पर क्या है? K फॉर पोटेशियम, Cr फॉर क्रोमियम, O फॉर ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, KMnO4 होगा तो हम क्या कहेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट कहेंगे। अगर K2Cr2O7 हो गया तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट कहेंगे। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग किसकी बात करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे। यानी हमको ये देखना है कि पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 होता है वो कैसे बनाया जाता है। सो दोस्तों, इसको हम सिंपल सा बता रहे हैं अभी, फिर इसको हम लॉन्ग फॉर्म में भी बताएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पाइरोलुसाइट से बनाया जाता है। आइए दोस्तों, इसको लिखते हैं। किससे बनाते हैं? पाइरोलुसाइट। पाइरोलुसाइट का फॉर्मूला होता है MnO2। किससे बनाते हैं? पाइरोलुसाइट से बनाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर रहे हैं। सो इसको बनाएंगे पाइरोलुसाइट से। अब जब पाइरोलुसाइट से बनाएंगे तो इसके किससे रिएक्शन कराएंगे? कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? पाइरोलुसाइट की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब पाइरोलुसाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा पोटेशियम मैग्नाइट। जो पोटेशियम मैग्नाइट होगा वो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा। जब पोटेशियम मैग्नेट को हम तनु करेंगे, और किसी भी चीज को जब तनु करते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। यानी पोटेशियम मैग्नाइट जो है उसको क्या किया हमने? उसको हमने तनु किया। तनु कब किया? जब उसमें जल मिलाया। जब उसमें हमने जल मिलाया, जल मिलाने से वो क्या हो गया? तनु हो गया। फिर हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा। सो आइए दोस्तों, लिखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों, हमको बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी बनाने की विधि में हमने दोस्तों आपको ओरली क्या बताया था? ये बताया था कि पाइरोलुसाइट में आप क्या करेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम मैग्नाइट बनाएगा। जो पोटेशियम मैग्नाइट होगा वो किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा। फिर जो पोटेशियम मैग्नेट है उसमें आप क्या करिए? उसमें जल मिलाएंगे। जो पोटेशियम मैग्नेट होगा वो किस रंग का होगा? वो हरे रंग का होगा। अब हरे रंग के पोटेशियम मैग्नेट में जब आप जल मिलाएंगे तो किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? बैंगनी रंग में। कब परिवर्तित होगा? जब आप जल मिलाएंगे और जल मिला के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे
तो जब रिएक्शन होगी तो क्या मिल जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। और यही हमको दोस्तों बनाना था कि यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हम कैसे बनाएंगे, पायरेलुसाइड से बनाते हैं। सो दोस्तों उनकी रिएक्शंस लिखी हुई हैं और दोस्तों ध्यान रखिएगा इन रिएक्शंस के डिटेल नोट हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जो नीचे की तरफ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना है, PDF को डाउनलोड करना है और नोट्स को भी ध्यान से पढ़ना है। सो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है रिएक्शन। सो दोस्तों हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, बनाने की विधियां, यानी किन विधियों से बनाया जाएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो 3 विधियों से बनाया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं, 3 विधियां, 3 माध्यम से बनाते हैं कि पहले एक रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर से रिएक्शन होगी, उसके बाद फिर से रिएक्शन होगी, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम परमैंगनेट। सो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ, पायरेलुसाइड जो होता है वो किससे रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, K फॉर पोटेशियम, OH फॉर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होते हैं। सो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला हमने बताया था MnO2 होता है। जब ये रिएक्शन करेगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ध्यान रखिएगा किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम मैग्नाइट बनाएगा। क्या बना रहा है, पोटेशियम मैग्नाइट। और दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, K2MnO3 प्लस क्या दे देगा, जल दे देगा। सिंपल सी बात है। अब यहां से जो पोटेशियम मैग्नाइट है ये फिर से यहां आएगा और रिएक्शन किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ। जब पोटेशियम मैग्नाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमने क्या बताया था, क्या बनाता है, पोटेशियम मैग्नेट बनाता है। क्या बना रहा है, पोटेशियम मैग्नेट, जो किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2MnO4। ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट हो गया। ये पोटेशियम है, ये क्या हो गया, पूरा पूरा फॉर्मूला किसका है, पोटेशियम मैग्नेट का हो गया। अब ये जो पोटेशियम मैग्नेट है इसको क्या किया, तनु किया। कब किया, जब इसमें आपने क्या किया, जल मिलाया। पोटेशियम मैग्नेट में हमने जल मिलाया, जल मिलाकर उसमें क्या प्रवाहित किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया, तो हमको क्या मिला, पोटेशियम परमैंगनेट मिला। जो पोटेशियम परमैंगनेट किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं। जो फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में जो फॉर्मूले आपको नहीं याद होते हैं या जो फॉर्मूले आपको नहीं आ रहे तो उन कॉपी में आप फॉर्मूले लिखिए और डेली आप 2 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले या 5 फॉर्मूले डेली वो फॉर्मूले याद किया करिए, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। चीज़ें याद करनी, जैसे अब कुछ चीज़ें रट्टाफिकेशन वाला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती, जैसे फॉर्मूले हैं। अब हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। अब आप कहो सर नहीं, हमारा मन है C2O लिखेंगे, ठीक है, या हमारा मन है C2O2 लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इस तरीके से जो केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले होते हैं वो तो आपको ध्यान रखने ही चाहिए। और वो ध्यान आप कैसे रख पाएंगे या उन चीज़ों का आप कब और कैसे याद कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। आप क्या किया करिए, जब भी कोई रिएक्शन पढ़ रहे हैं या कोई भी केमिस्ट्री में ऐसा फॉर्मूला देखा या केमिस्ट्री में कोई ऐसा नाम देखा जो हमको लग रहा है कि हमें याद रहना चाहिए, तो उसको आप अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद आपने 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये वाली जो भी कॉपी, शायद अब 2 रुपये की कॉपी नहीं आती है, सो जो भी कॉपी आप लेंगे उस कॉपी में आप फॉर्मूलों को लिखिए। उन फॉर्मूलों को जब आप लिखेंगे तो देखेंगे जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो कम से कम 100 से 150 फॉर्मूले ऐसे हो जाएंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे। अब उन फॉर्मूलों को आप 3 फॉर्मूले डेली पढ़िए, 5 फॉर्मूले डेली पढ़िए। आप एक हफ्ते अगर 5-5 फॉर्मूले पढ़ेंगे तो 35 फॉर्मूले आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमने किया क्या, पायरोलोसाइड था, किसके साथ रिएक्शन किया। अब दोस्तों ये चीज़ें कैसे याद होती हैं, याद करने का तरीका, सर पायरोलोसाइड होता है, पायरोलोसाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, पायरोलोसाइड KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, पोटेशियम मैग्नाइट देता है। और पोटेशियम मैग्नाइट का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, K2MnO3, K2MnO3 होता है। अब पोटेशियम मैग्नाइट हो गया। अब ये जो पोटेशियम मैग्नाइट है ये फिर से रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा। अब जो पोटेशियम मैग्नेट है वो फिर से रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा और कब करेगा, जब पोटेशियम मैग्नेट में हम जल मिलाते हैं तो विलेन कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा। और दोस्तों हमको यही बनाना था। अब दोस्तों हमने पोटेशियम परमैंगनेट बना लिया है, अब
हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जो बना हुआ है इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। हमने दोस्तों कई बार आपको बताया हुआ है, भौतिक गुण वो गुण होते हैं जो कभी भी नया पदार्थ नहीं बनाते हैं, यानी केवल अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक गुण क्या होते हैं, जिनमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, या आप उनको रासायनिक गुण बोल दीजिए। सो दोस्तों रासायनिक गुण क्या है और भौतिक गुण क्या है, ये आसानी से आप समझ चुके होंगे। सो दोस्तों जैसा कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट बनाया, अब हम इसके भौतिक गुण की बात करेंगे। आइए दोस्तों लिखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक गुण। सो दोस्तों हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के भौतिक गुण क्या होते हैं। पहला भौतिक गुण लिखा है इस तरीके से, हमने लगभग 4 भौतिक गुण लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला भौतिक गुण क्या है, यह बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। अब जैसा कि हमने बताया था कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और पोटेशियम मैग्नेट जो पोटेशियम मैग्नेट होता है वो किस रंग का होता है, वो हरे रंग का होता है। ध्यान रखेंगे जो पोटेशियम मैग्नेट था पहले मिला था, पोटेशियम मैग्नेट में जल मिलाया था, जल मिलाकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित किया था तब हमको क्या मिला था, पोटेशियम परमैंगनेट मिला था। सो पोटेशियम मैग्नेट जो होता है वो हरे रंग का होता है और पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अब दोस्तों कब हुआ बैंगनी रंग का, जब वो जल में मिलाया गया। इसका मतलब क्या होगा, वो जल में विलय होगा, और विलय का मतलब दोस्तों क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, जल में घुलनशील है। इसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, वो भी जल में विलय है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, या क्रिस्टलीय ठोस होता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो ठोस होता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्मेशन में होता है कि नहीं होता है, और कैसा होता है, ठोस होता है, वो लिक्विड तो नहीं होता। इसी तरीके से वो पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्मेशन में होते हैं और सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यह जल में बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। जैसा कि हमें पता है किस रंग का विलयन बनाएगा, बैंगनी रंग का विलयन बनाता। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं भौतिक गुण आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और ये देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण क्या होते हैं। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही हम डिस्कस करेंगे, जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई बार आई हुई हैं। जैसे हम ये देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हमको क्या मिलेगा, या हम देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, या हम ये देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को अगर खाली गर्म कर दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, या हम फिर ऐसा देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है। सो दोस्तों रिएक्शंस को लिखेंगे और पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण क्या होंगे, जिनमें हमने आपको ये बताया हुआ है कि किससे रिएक्शन कराएंगे। पहले पोटेशियम परमैंगनेट के हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, आइए देखते हैं। सो दोस्तों हमने पहली रिएक्शन किसके साथ कराई है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ कराई हुई है। अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ऑक्सैलिक एसिड को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, कुछ ऐसे तो लिखते हैं। ये क्या होती है, ऑक्सैलिक एसिड। अब कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सैलिक एसिड को आप ऐसे लिखिए या ऑक्सैलिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी किसके साथ हमने रिएक्शन कराया दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ऑक्सैलिक अम्ल लिख लीजिए, या उसको हम एसिड भी बोल सकते हैं। सो दोस्तों क्या लिखा हुआ, ऑक्सैलिक एसिड। कौन रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, और जब भी ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या मिलाना पड़ेगा उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नेस सल्फेट बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम सल्फेट और जल बनाता है। सिंपल सी बात है, ध्यान क्या रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नेस सल्फेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम सल्फेट और जल बनाता है। अब दोस्तों दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। जैसा हमने सेकंड रिएक्शन में क्या बताया था, किसके साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। अब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो दोस्तों बनाएगा क्या, क्लोरीन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरीन बनाता है। और यहाँ क्या बनाएगा, मैग्नेस डाइक्लोराइड बनाएगा। डाइक्लोराइड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, एक क्लोरीन होता है, एक Cl होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं।
दो Cl हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, डाइक्लोराइड बोलेंगे। तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और जल बनाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है दोस्तों। इनका पूरा रिएक्शन हमने आपको नोट्स में दिया हुआ है, वहां से आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों ध्यान क्या रखना है, इस तरीके से रिएक्शन ध्यान रखनी है, लैंग्वेज ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लैंग्वेज इनकेस हमको लिखना भी है तभी हम रिएक्शन लिख ले जाएंगे। लैंग्वेज लिखने में क्या होगा, अगर हमको दिखाना है कि इस रिएक्शन की लैंग्वेज क्या होगी तो ऐसा नहीं करेंगे सर क्लोरीन बनाता है, मैग्नीज डाइक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और जल बनाता है, ऐसा नहीं करते। मेन पॉइंट्स को उठाते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोरीन बनाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्लोरीन बनाती है। जब हमने क्लोरीन बनाया तब हमने देखा हमारे पास बचा क्या है, क्या बचा हुआ है हमारे पास, मैग्नीज डाइक्लोराइड बनाया, अब मैग्नीज डाइक्लोराइड लिख दिया। फिर क्या बचा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड, वो लिख दिया। फिर क्या लिख दिया, 8 टाइम्स ऑफ H2O यानी वाटर निकलेगा। ये रिएक्शन कब आपको ध्यान आएंगी, जब दोस्तों आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप रिएक्शन को कर पाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं गर्म करने पर, या आप इस तरीके से सिंबल बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म करने पर ऑन हीटिंग क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा और मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलेगी। क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलेगी। अब जब पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये जो होगा इसका आपको कैसा मिश्रण मिलेगा, काला मिश्रण मिलेगा। कैसा मिश्रण मिलेगा, काला मिश्रण मिलेगा। और आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है, ऑक्सीजन। क्या लिख सकते हैं इसको, लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा एक काला मिश्रण भी प्राप्त होता है, जो किसका होता है, जो पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है। इस तरीके से आप उसको शब्दों में ढालकर बहुत ही अच्छी तरीके से लैंग्वेज भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें कब होंगी, जब आपको रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगी। सो दोस्तों रिएक्शंस पर प्रैक्टिस जरूर करनी है। डेली हम आपसे लेक्चर लेते हैं, डेली आपको लेक्चर बताते हैं कि इस तरीके से आपको करना है। ध्यान क्या रखना है, एक लेक्चर में मैक्सिमम हम कितनी रिएक्शंस का यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, इतने, इससे ऊपर तो रिएक्शन हम करवाते नहीं है। 7 रिएक्शन भी अगर यूज किया तो इसका मतलब एक दिन में आपको कितनी रिएक्शन तैयार करनी है, 7 ही रिएक्शन तैयार करनी है। अब वो 7 रिएक्शन या 5 रिएक्शन अगर आपने एक दिन में तैयार कर लिया तो अगले दिन के लिए आप फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपने एक दिन का भी रिएक्शन आपने छोड़ दिया तो एक दिन की 7 रिएक्शन, अगले दिन की 7 रिएक्शन, कितनी रिएक्शन हो गई, 14 रिएक्शंस हो गई। सो दोस्तों वो रिएक्शन ज्यादा हो जाएंगी, बल्कि आपको करना क्या है, डेली का डेली जितना भी है आप डेली का डेली तैयार करते चलिए। अगर डेली आप तैयार नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या हो जाती है, चीजें बल्क में हो जाती हैं। जब बल्क में हो जाता है तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। सो दोस्तों ध्यान क्या रखना है, डेली का डेली पढ़ते रहना है। तो दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीज सल्फेट बनाता है, पोटेशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है। क्या रिएक्शन किया, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, और इसमें क्या मिलाते हैं, जल भी मिलाते हैं। क्या बनाता है, मैग्नीज सल्फेट बनाता है, पोटेशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सो दोस्तों इस तरीके से हमने ये रिएक्शन देखी हुई है कि पोटेशियम परमैंगनेट जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, उसको खाली गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, उसकी अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, और अगर उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में, यानी जो आवर्त सारणी आपको पढ़ाई जाती है उस आवर्त सारणी की बात कर रहा है। कह रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में Cu वर्ग के तत्वों में D उपकोष रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, परंतु जिंक वर्ग के तत्वों में D उपकोष रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, क्यों। क्या लिखा हुआ है, रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्यों।
सिंपल सा, पहले क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि डी ब्लॉक आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक होता है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। अगर Cu वर्ग की बात करेंगे तो कॉपर Ag Au, हमने क्या बताया था सर, ये जो खड़ी लाइन होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, वर्ग को प्रदर्शित करती है। कॉपर वर्ग के ये 3 तत्व हो गए। और जिंक की बात करेंगे तो Zn Cd है जी, यानी जिंक, कैडमियम और पारा। ये क्या है, कॉपर, सिल्वर और सोना। अब कह रहा है कि Cu वर्ग के जो डी उपकोष होते हैं वो तो रासायनिक बंध बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जिंक वर्ग के तत्व के जो डी उपकोष होते हैं वो रासायनिक बंध नहीं बनाते। इसका कारण क्या है। सो दोस्तों, कारण सभी को स्पष्ट है। अगर हम आपसे कहें कि कॉपर और जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या, तो दोस्तों सभी को पता है कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 और +2 होती है, लेकिन जिंक की ऑक्सीकरण संख्या केवल +2 होती है। क्या होती है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है और +2 भी होती है, लेकिन जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +2 ही होती है। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर हम बोल रहे हैं +1 तो इसका मतलब कॉपर के बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर हम बोल रहे हैं +2 का मतलब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि कैसे भाग लेंगे और कैसे भाग नहीं लेंगे। सो दोस्तों पहले हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, फिर ये देखेंगे कि किसका डी उपकोष स्थायी है और किसका डी उपकोष अस्थायी है। वहां से डिसाइड होगा कि कौन से वर्ग के तत्व रासायनिक बंध बनाएंगे और कौन से वर्ग के तत्व रासायनिक बंध नहीं बनाएंगे। दोस्तों पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, नहीं 4s1, ठीक है। 29 का बनाना है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19 और 10 29, 29 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करते हैं कॉपर का तो बना लिया, चलिए जिंक का भी बना लेते हैं। जिंक की बात करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। कुछ यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। हमने दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। अब हम ये देखेंगे कि हमको पता है कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और +2 भी होती है। अगर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या Cu की +1 पहले अगर हम मान लेते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, बाह्य कोश से निकलेगा। अब बाह्य कोश कौन सी होती है, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा होता है, वही क्या होती है, बाह्य कोश होती है। जब अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका मतलब 4s में ही तो 1 इलेक्ट्रॉन है, यह निकल जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 1s2 बचेगा, 2s2 बचेगा, 2p6 बचेगा, 3s2 बचेगा, 3p6 बचेगा और 3d10 बचेगा। कुछ यही तो बचेगा। 4s वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर हम आपसे कहें कि कॉपर 2+ के लिए बनाना है, आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। कहाँ से निकलेंगे, बाह्य कोश से। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है। बचा 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, डी वाले कोश से निकलेगा। अब इससे अगर निकलेगा तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो दोस्तों क्या बना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d9। अब दोस्तों ये बताइए, क्या डी उपकोष कॉपर का स्थायी है कि अस्थायी। स्थायी का मतलब होता है जो डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन है वही होने चाहिए, परिवर्तित ना हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डी उपकोष से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर डी उपकोष से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका डी उपकोष कैसा होगा, अस्थायी होगा। अगर डी उपकोष अस्थायी है तभी हम क्या कह सकते हैं कि डी उपकोष रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। जिसका डी उपकोष अस्थायी होगा उन्हीं प्रकार के तत्वों के डी उपकोष क्या करेंगे, रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे। और जिनका डी उपकोष स्थायी होगा उनके तत्व क्या होंगे, रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। उनके तत्वों के डी उपकोष रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। अब बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, खाली +2 ही होती है, इसके अलावा तो होती नहीं है। जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो कहां से निकलेंगे, बाह्य कोश से। बाह्य कोश कौन सी, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपके पास क्या बचा,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10, ये तो बचा हुआ है। अब दोस्तों क्या डी में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे यस सर वही इलेक्ट्रॉन है। अब जिंक की कोई ऑक्सीकरण संख्या और होती नहीं है, अगर नहीं होती है तो क्या डी उपकोष से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आप कहेंगे सर डी उपकोष से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कभी भी रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। और माध्यम से भी समझ सकते हैं, इसके डी उपकोष में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 9 इलेक्ट्रॉन बना दिए। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और सभी को पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये रासायनिक बंध बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित है। और जिंक की बात करें तो डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। डी उपकोष में ऑर्बिटल होते कितने हैं, 5 ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन है। बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इसका जो डी उपकोष होता है वो कैसा होता है दोस्तों, स्थायी होता है। इसीलिए जिंक वर्ग के जो तत्व होते हैं वो कभी भी रासायनिक उनके डी उपकोष कभी भी रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। बल्कि कॉपर वर्ग के तत्वों में डी उपकोष रासायनिक बंध बनाने में भाग लेता है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं सर, इनमें जो होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका डिटेल नोट, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हुई हैं उसका डिटेल नोट पूरी थ्योरी में हमने आपको नोट्स में दिया हुआ है। और दोस्तों जैसा सभी को पता है वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नीचे लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और नोट से भी पढ़ाई करते रहेंगे। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।